नमस्कार। मैं गणपत सिंह राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सब्जेक्ट हिस्ट्री। पिछले तकरीबन 11 वर्षों से मैं राजकीय संस्थाओं में और साथ ही साथ निजी तौर पर अध्ययन अध्यापन का कार्य नियमित रूप से कर रहा हूं। आज के इस सत्र में मैं मेरी खुद की जीवन यात्रा के जरिए आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा और कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगा जो निश्चित रूप से आपके जीवन निर्माण में योगदान देंगे। मैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित फोगेरा गांव, जिसका नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलता, वहां से आता हूं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में भी थी, जहां पर सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे और पहली बार हमारे अंग्रेजी विषय, वो भी 6ठी क्लास में पहली बार हमने ABCD सीखी थी। शिक्षा का आलम ये था कि एक छोटा सा वाक्य हुआ हमारे साथ। 1997 की बात है, मैं 5वीं क्लास में था और गांव से 55 किलोमीटर दूर सिव तहसील में हम नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस देने के लिए गए। तो वहां पे जब हमें OMR सीट दी गई तो उस OMR सीट में एक कॉलम था कि आप अर्बन है कि रूरल है। तो हमारे तो अंग्रेजी आई उसी साल थी, तो हमें पता नहीं था कि अर्बन क्या होता है, रूरल क्या होता है। हमारे 5-7 मिनट इस कारण बिगड़ गए कि हम शिक्षक से पूछ रहे थे कि हम अर्बन है या रूरल है। उस जर्नी को हमने आगे बढ़ाया। 6ठी 7वीं 8वीं तक हमने पढ़ाई करी गांव में। उस समय हमारा चूंकि परिवार बड़ा था, हम 3 भाई 4 बहनें हैं घर में, आय का कोई इतना बड़ा स्रोत भी नहीं है। और एजुकेशन की बात करूं तो मेरे पूरे दादाजी के परिवार में मैं पहला स्टूडेंट हूं जिसने मैट्रिक पास करी, 10वीं पास करी। और ऐसी बेसिक फैसिलिटी जिसकी आजकल बच्चे डिमांड करते हैं, ऐसी कोई फैसिलिटीज गांव में नहीं थी। तो 8वीं करने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए 9th क्लास के लिए आसपास तो कोई स्कूल था नहीं, तो मुझे जालोर भेज दिया गया, जो कि करीबन गांव से 200 किलोमीटर दूर था। और वहां जब मैं पहुंचता हूं तो मेरे लिए बहुत कुछ नई चीजें थी। मैं पहली बार ट्रेन की यात्रा करता हूं, मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय था वो। मैं जब जालोर हॉस्टल में मुझे दाखिला एडमिशन दिया गया तो वहां पे मेरे लिए बहुत कुछ नया था। जैसे हमने टूथपेस्ट की दुनिया भी वहां पहली बार देखी थी, क्योंकि 8वीं तक तो हम ब्रश से समझते नहीं थे, नीम की टहनी से ही दांतुन करते थे। हमने वहां पे पहली बार, घर में टीवी तो हमारे 2007-8 में शायद आया था, और मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि पहली बार अंडरगारमेंट की दुनिया भी हमने 2002 में देखी थी। उससे पहले हम इन चीजों से भी नहीं समझते थे। तो बहुत कुछ चीजें वहां पे मेरे लिए बड़ी नई थी। और चूंकि गांव से सीधा वहां पे गया था, तो जो वहां की लोकल लैंग्वेज है मेरे गांव की और वहां की लोकल लैंग्वेज बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, और ना मुझे हिंदी आती थी बोलनी। तो ऐसी स्थिति में मैं करीबन 1 साल तक तो चुपचाप ही बैठा रहता था, और इतना हीनता, एक हीन भावना जो होती है स्टूडेंट में, वो मेरे अंदर बस गई थी। और मुझे उस हीनता से बाहर निकलना भी नहीं आता था, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। ये उस समय मेरी उम्र महज 12 वर्ष रही होगी, और उस अवस्था में मेरे साथ चीजें वो ठीक नहीं हो रही थी। और मैं मानता हूं, आज मैं उस बात को समझता हूं और बच्चों को सिखाता हूं कि कभी भी अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपनी भाषा और अपने जीवन का जो जीने का तरीका है, इससे कभी भी अपने को हीन नहीं समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप अपने आप में विलक्षण है, अपने आप में यूनिक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरी चीजों को ना सीखो। मैं मानता हूं कि जिन बातों को लेकर आप अपने आप को हीन महसूस कर रहे हो, इंफीरियोरिटी में रख रहे हो, कमतर मान रहे हो, उन चीजों को सीखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से मैंने 9th और 10th की क्लास जब जालोर में उत्तीर्ण करी, पास करी, तो इस हीनता का परिणाम ये निकला कि 10th क्लास में मैं महज 49% के साथ वापस आया। फिर जब मैं 49% के साथ जब गांव आता हूं तो
साथी लोगों ने भी यही कहा कि फिर बाहर किस लिए गया था, इतने कम प्रतिशत के साथ आया। तो फिर किसी ने कहा कि आईटीआई करवा दो, किसी ने कहा कि ऐसा करो जोधपुर, किसी ने कहा इसको बिजनेस में लगा दो। मेरे को कोई नहीं पूछ रहा था कि तुझे क्या करना है। और इन सारी दबावों को झेलने के बाद मुझे दिमाग में एक ही बात थी कि ये चीजें मुझे ही ठीक करनी है, क्योंकि हमने बचपन में ही सीख लिया था कि अपनी जरूरतों को सीमित रखो। क्यों कहते हैं ना कि जिनकी जरूरतें सीमित होती हैं उनकी जमीर जिंदा होते हैं। कहते हैं कि आपका जैसा ग्रुप होता है आप वैसे बन जाते हैं। एक स्टूडेंट के लिए उसका ग्रुप बहुत मायने रखता है। मुझे कॉलेज के दौरान, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कॉलेज के दौरान इतने बेहतरीन मित्र मिले जिन्होंने अपने अनुभव की अंगुली पकड़ाकर मेरे को एक प्रकार से जितनी कमियां रही थी मेरे में उनको सबको ठीक कर दिया उन्होंने। और बीए फाइनल ईयर तक आते आते मैं काफी कुछ चीजों को ओवरकम कर चुका था और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था। और 2009 की बात करूं, ग्रेजुएशन हो गया था और उसके बाद मैं दिल्ली जाता हूं साथियों के साथ में सिविल सर्विसेज के लिए। ड्रीम था कि या तो सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या फिर कोई वर्दी की जॉब करूंगा, चाहे वो आर्मी में जाऊं या किसी भी फील्ड में, बट रहूंगा वर्दी में या सिविल सर्विसेज में। इस हेतु मैं दिल्ली जाता हूं और वहां पे फिर एक ऐसा या ऐसी समस्या मेरे सामने आई जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जुलाई 2009 के अंदर मेरे हाथों में, पेट में एक हल्का सा दर्द महसूस होता है एक दिन। 5-7 दिन तक जब निरंतर दर्द रहा तो मैं एक पास में क्लिनिक में गया, पूछा तो उन्होंने नॉर्मल टैबलेट्स दी, तो उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। दर्द बढ़ता गया, मोशन बढ़ता गया, बाथरूम की नीड ज्यादा होने लगी। धीरे 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 ऐसे लगने लगा जैसे पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो। म्यूकस आना स्टार्ट होता है, ब्लडी डायरिया स्टार्ट होता है और दिन में करीबन करीबन 10 से 15 बार तक मुझे बाथरूम की नीड होनी शुरू हो गई। अब इतने पैसे नहीं थे कि हम दिल्ली में जाके बढ़िया किसी हॉस्पिटल में इलाज कराए। तो जीटीबी हॉस्पिटल, जहां उस समय फ्री में सारा कुछ ट्रीटमेंट था, तो मैं जीटीबी हॉस्पिटल जाता हूं। 10-15 दिन तक लगातार चक्कर निकालने के बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे जो शब्द कहे, उन शब्दों के बाद मुझे सब कुछ बदलना पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा तेरे को यूसी की बीमारी है। मैंने वो शब्द मेरी जीवन में पहली बार सुना था। मैंने कहा साहब ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो लार्ज इंस्टेंटाइन है, आपका बड़ी आंत है, इसमें पूरे छाले हो चुके हैं। और तो मैंने कहा ये कब ठीक होगी? तो उन्होंने कहा ये जीवन भर ठीक नहीं होगी, ये इनक्योरेबल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये खत्म नहीं होती, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज है और अब आपको इस बीमारी के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये बीमारी टीन एज में ही होती है, 19 तक, 20 साल तक की उम्र तक होती है। और ये इसके सिम्टम्स मैं हर जगह बोलता हूं ताकि ये अर्ली स्टेज में ठीक भी हो जाती है। अगर 4-5-6 महीने बीत गए उसके बाद ये लाइफ टाइम सही नहीं होती। अभी भी मेरे ये सही नहीं है बट कंट्रोल में है। अब उस घटना के बाद, वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद कुछ समय तक मैं एक डिप्रेशन की स्थिति आ गई। मैं घर से जब दिल्ली गया था तो 59 केजी भार था और 13.5-14 का हेमोग्लोबिन था। और जब मैं वापस दिल्ली से बीमार होकर घर आया तो 43 केजी भार और 6.5 का हेमोग्लोबिन। सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया और 3 महीने तक एडमिट रहता हूं। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि बीमारी है किस टाइप की। स्थितियां ये थी कि मुझे यात्रा करने के लिए कई बार डायपर पहनना पड़ता था। बड़ा दुख होता था उस समय, लेकिन छुपा के पहनता था क्योंकि अपने सोसाइटी में अगर ऐसा कोई देख लेगा तो बहुत बुरा फील होगा किसी को। मैंने अपने जो ड्रीम्स थे, सिविल सर्विसेज, सेना में जाना करना, सब खत्म किए और एजुकेशन में आने की राह चुनी क्योंकि ये बेस्ट फील्ड था। और आपको बताऊं कि मेरी इस बीमारी के बाद में मैंने इसके लक्षणों का, इस बीमारी के सिम्टम्स का इतना प्रचार किया है कि मेरे पास हर 10-15 दिन में एक न एक बच्चे का कॉल आता है या मैसेज आता है कि सर मेरे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इसको क्या किया जाए। और मैं अर्ली स्टेज में उसको आगाह कर देता हूं क्या चीजों का ध्यान रखना। मुझे, मेरी नजर में ऐसे 30 से 35 बच्चे जिनको इस बीमारी से होते होते मैंने बचा दिया। अब इस बीमारी के साथ तो जीना ही था।
ये मैंने अपने आप को इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया था। वो 4 पंक्तियां बड़ी प्रेरित करती हैं कि हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश की तो कुछ यूं लगा, जैसे कोई परों को कतरता चला गया, मंजिल समझकर बैठ गए चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट में मैं सीनियर टीचर की पोस्ट पे नियुक्त हुआ और उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी। मैं राजस्थान हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर साहब आते और देखते हैं तो मैं 10 किताबें मेरे पास में रखी हुई। तो डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा करता क्या? मैं तैयारी कर रहा हूं। किसकी कर रहे हो? मैंने कहा बस पढ़ रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? वो बात तब खत्म हो गई। 2013 की बात आती है और वो दूसरी ऐसी घटना जीवन में घटित हुई। वो कहते हैं कि ईश्वर परीक्षाएं भी उनकी लेता है जो चुनौतियों का सामना कर सकता है। कई बार बीमारी इस स्तर की होती थी कि मतलब सुसाइडिकल थॉट्स आते थे कि कहीं मर जाए हमेशा के लिए, डेली डेली मरने से अच्छा एक दिन ही मर जाते हैं। लेकिन फिर वापस मुड़ के देखते थे तो लगता है कि परिवार क्या हमारे से उम्मीद रख रहा है, हमारे साथी हमारे से क्या उम्मीद रख रहे हैं, और लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। और 2013 की बात है, दिसंबर का महीना था और दिन में मेरे पास बैंक से कॉल आता है। बैंक वाले ने कहा कि आपके घर की कुर्की है, कुर्की जिसे बोलते हैं ऑक्शन, मतलब घर जाएगा आपका, क्योंकि इसके ऊपर कोई पुराना लोन उठाया हुआ है। मेरी जानकारी में ये चीजें नहीं थी और मुझे ये बताते हुए भी बिल्कुल संकोच नहीं है कि शादी को 10 या 15 दिन हुए थे मेरे, और मेरी धर्मपत्नी के जो गहने थे उनके सारे गहने मैंने गोल्ड लोन के रूप में लोन लिया, वो सारे दे दिए और वापस आज तक नहीं आए। कुछ साथियों ने मदद की, ऐसे करके मैंने घर तो बचा दिया, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट चली गई। कहते हैं कि संकट जब भी आता है तो वो केवल दुख ही नहीं लाता, वो अपने साथ कई सारी चीजें और भी लाता है। संकट वो समय होता है जब आपको अपने और परायों का ज्ञान होता है। संकट वह समय होता है जब आपको अपनी क्षमताओं से आपका खुद का परिचय होता है। और इस संकट का उपयोग भी हमने किया। मैंने किसी से कोई बात नहीं की और बस कुछ दोस्तों से सहायता मांगी थी, किसी ने मदद की, किसी ने फोन बंद किए, और मैं मेरा काम करता गया। मैंने जो नियति ने लिखा है वो होता रहेगा, मैं मेरा काम शिद्दत से करूंगा। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में जुड़ा, मेरी मजबूरी थी उस समय, लेकिन इस पूरी यात्रा में कभी भी स्कूल या कॉलेज में एब्सेंट नहीं हुआ। बच्चों को पूर्ण रूप से, पूर्ण तन्मयता के साथ पढ़ाता हूं और धीरे धीरे जब तक कोविड आता है तब तक मैं इस बड़ी समस्या को ऑलमोस्ट निकाल चुका था। तभी कोविड का दौर आया और इस समय मेरे दिमाग में एक ही विचार आया कि जब मैंने मेरी इतनी बड़ी आर्थिक समस्या को निकाल दिया, बीमारी से गुजर रहा था, और इसी समय मैं आपको बताऊं कि मेरी पढ़ाई बंद नहीं हुई थी। 2015 में पूरे राजस्थान में 13वीं रैंक के साथ में स्कूल में लेक्चरर लगा था। उसके बाद में इस समय मैंने आरएस के इंटरव्यू भी दिए। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान में 33 रैंक के साथ सेलेक्ट भी हुआ, और ये सारी चीजें लगातार जारी थी। ये सारी चीजें लगातार जारी थी। और 2020 तक मैं बताऊं, बाड़मेर की अगर मैं बात करूं, लगभग 700 से 800 शिक्षक बनाए मैंने, पढ़ा के, मेहनत करवा के। आज बाड़मेर का कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ शिक्षक वहां लगा हुआ नहीं है। फिर एक प्रण लिया कि गांव के जो बच्चे हैं, जो बड़े डिप्राइव्ड सेक्शन से, जिनके पास में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मैंने मेरी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, उसका 20% उनके ऊपर खर्च करने का निर्णय लिया। और आज भी हर महीने 5 से 7 ऐसे बच्चे हैं, बहुत ही वंचित तबके के हैं, उन बच्चों को शहर तक लाता हूं, उनके रहने करने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर रहा हूं। और ये किसी को बताता नहीं हूं कि कौन से बच्चे हैं। वो बच्चे हर संडे मेरे पास आते हैं। उनमें से एक बच्चा 2 साल पहले राजस्थान सरकार में अध्यापक लगा। अध्यापक लगने के बाद जब मेरे पास आया और बोला कि सर मैं वो सारे पेमेंट आपको करना चाहता हूं, मैंने कहा नहीं, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, बस जैसा मैंने तेरे लिए किया है वैसा तू किसी और के लिए कर लेना। मुझे लगेगा कि मेरी शिक्षा सफल है।
और इस तरह से ये कार्य शुरू किया मैंने, और आज भी ये काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। और 2020 में जब कोविड के हालात बने तो मैं ऑनलाइन दुनिया में आ गया, और आज करीबन करीबन 5 से 7 लाख राजस्थान के बच्चे हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे मेरे से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों में मैं निरंतर नशावृत्ति से दूर रहने की बात करता हूं। मैंने मेरी क्लासरूम के हजारों बच्चों को इस प्रवृत्ति से दूर रखा है। कई बच्चों को नशे छुड़ाए मैंने। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, जब हिस्ट्री शीटर को मैंने एक इंसान बना दिया। इस सारी जर्नी में मुझे जो कुछ सीख मिलती है वो ये कि समस्याएं जो है वो हमेशा जीवन में आएगी, परंतु आप कमजोर होकर बैठ नहीं सकते। यू हैव टू बी स्ट्रांग। आप अगर मजबूत होंगे तो समस्याएं लंबे समय तक नहीं चलती। दूसरी बात जो मुझे सीखने को मिली वो ये मिली कि जो समस्याएं आती है, आप मान के चलिए कि आज जो आपके समक्ष समस्या आई है, 4 साल बाद इससे भी बड़ी समस्या आपके सामने आएगी। इसलिए आपको हर वक्त हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हर समस्या अपने साथ असीम संभावनाएं लाती है। और मैं मेरी बात को 4 पंक्तियों से खत्म करूंगा कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी ही खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, ये धरा जर्रे जर्रे में मुझे जांबाज बोलेगी। शुक्रिया।